फिल्म की शुरुआत होती है तो हम ड्रू और उसकी पत्नी हैना को देखते हैं, जो शादी के बाद पहली बार अपने पति के घर जा रहे थे, जहां वो बड़ा हुआ था। दरअसल ड्रू के पिता ने अपने सभी बच्चों को मिलने बुलाया था। हैना थोड़ी हिचकिचा रही थी क्योंकि उसे बुलाया नहीं गया था, लेकिन ड्रू कहता है कि अब वो भी इस परिवार का हिस्सा है। मिस्टर चार्ल्स एक रईस इंसान हैं और उनके सभी बच्चे उनका बिजनेस संभालते हैं। यही वजह है कि सब एक दूसरे से बहुत कम मिलते हैं और अफसोस की बात यह है कि आपस में ज्यादा प्यार भी नहीं है। ड्रू की बड़ी बहन है मैडलिन, उसका भाई सीजे और छोटी बहन केमी। मैडलिन और सीजे हैना को देखकर ज्यादा खुश नहीं थे क्योंकि यह एक फैमिली रियूनियन था, लेकिन ड्रू कहता है कि हैना मेरी पत्नी है और इस परिवार की सदस्य भी। मुझे यकीन है कि डैड को हैना के आने से कोई दिक्कत नहीं होगी। खैर, केमी हैना से मिलकर काफ़ी खुश होती है। वो एक इन्फ्लुएंसर है और आते ही अपनी ऑडियंस के साथ लाइव चली जाती है। वो सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी मिस्टर चार्ल्स का बॉडीगार्ड माइल्स उनका स्वागत करने आता है। वो बताता है कि मिस्टर चार्ल्स उन सब का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने आज घर के सभी सर्वेंट्स को छुट्टी पर भेज दिया है, जिस वजह से सबको अपना सामान खुद ही अंदर ले जाना होगा। ये सुनकर केमी का मुंह बन जाता है क्योंकि वो अपने साथ 4 सूटकेस लाई थी। सब अपना सामान उठाकर अंदर आते हैं, जहां हम मिस्टर चार्ल्स का आलीशान बंगला देखते हैं। मैडलाइन पूछती है कि डैड ने नौकरों को घर से क्यों भेज दिया, तो माइल्स कहता है कि बेहतर होगा या आप अपने पिता से खुद पूछ लें। वो 30 मिनट बाद आपसे लिविंग एरिया में मिलेंगे, इसलिए फिलहाल वो सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। अब आधे घंटे बाद वो सभी चार्ल्स से मिलने जाते हैं, जो उस कमरे की घड़ी ठीक कर रहे थे। हैना को देखकर चार्ल्स ड्रू से पूछते हैं कि क्या तुमने मेरा इन्विटेशन नहीं पढ़ा था? तो हैना कहती है कि मैंने ही जिद की थी, मैं आपसे मिलना चाहती थी ताकि आपके बर्थडे में शामिल हो सकूं। मिस्टर चार्ल्स कहते हैं कि तुम सब सोच रहे हो कि मैंने आज तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। हैना, सीजे और मैडलिन के व्यवहार को लेकर परेशान थी। ड्रू कहता है कि जब हमारी माँ को कैंसर था तो उस समय उन पर बिजनेस की जिम्मेदारी थी। वो मेरी तरह उनके साथ ज़्यादा समय नहीं बिता सके। शायद उन्हें आज भी इस बात का दुख है कि मेरी जगह वो नहीं थे और इसी वजह से वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन इस सब का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो केमी कहती है कि आपके बर्थडे के लिए, लेकिन मिस्टर चार्ल्स बताते हैं कि मैं मरने वाला हूँ। ये सुनकर सब हैरान और परेशान हो जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि शायद चार्ल्स को कोई बीमारी है। तभी चार्ल्स बताते हैं कि आज रात कोई मुझे मारने वाला है। मेरी जान की बड़ी कीमत लगाई गई है। मैंने बिजनेस के नाम पर बहुत से लोगों की जिंदगी बर्बाद की है। अब उस कीमत को चुकाने का समय आ गया है। हैना पूछती है कि अगर आपकी जान को खतरा है तो आपने सारी सिक्योरिटी क्यों हटा दी? इस पर चार्ल्स कहते हैं कि तुम सब मेरा खून हो और मैं सिर्फ तुम लोगों पर ही भरोसा कर सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग मेरी जान बचाओगे। इसके बाद चार्ल्स हैना को माइल्स के साथ जाने के लिए कहता है क्योंकि उसे ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हैना कहती है कि मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूँ। उसकी जिद पर चार्ल्स मान जाता है। इसके बाद माइल्स भी वहाँ से चला जाता है। अब हैना के अलावा बाकी सबको ये सब बस एक मजाक लग रहा था। फिर चार्ल्स उन्हें अपनी वसीयत पढ़कर सुनाते हैं, जिसमें लिखा था कि अगर उनके बच्चे उन्हें बचाने में कामयाब नहीं हुए तो उनकी सारी दौलत उनकी फाउंडेशन को डोनेट कर दी जाएगी, यानी सारी दौलत चैरिटी में चली जाएगी। ये बात सुनकर उनके बच्चों को बहुत बुरा लगता है। चार्ल्स कहते हैं कि तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो, लेकिन अब मेरा भविष्य तुम्हारा भविष्य है। सबको ये बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन आखिरकार वो सब मान जाते हैं। अब चार्ल्स माइल्स से पूछता है कि क्या सारी तैयारियां हो गईं? तो माइल्स बताता है कि बाहर से कोई भी उनसे संपर्क नहीं कर सकता। सारे कम्युनिकेशन बंद कर दिए गए हैं। घर की खिड़कियों पर बुलेट प्रूफ कांच लगा दिए गए हैं और सारे दरवाजे बंद हैं। एमी बेसमेंट में जाती है जहां बहुत सारी वाइन रखी हुई थी। तभी उसे वहां किसी की आवाज़ सुनाई देती है और कोई साया भी दिखता है। वो डर के मारे ऊपर भागती है, लेकिन दरवाज़ा बंद था। वो बहुत घबरा जाती है। तभी सीजे आकर दरवाज़ा खोल देता है, जो उसने मजाक में बंद कर दिया था। केमी काफ़ी घबरा गई थी। दूसरी तरफ क्योंकि उनका घर बुलेट प्रूफ था तो अंदर आने की हिम्मत कौन करेगा। हैना कहती है कि अगर इस बात में 1% भी सच्चाई है तो हमें चार्ल्स की सुरक्षा करनी होगी। इस बात को लेकर भाई बहनों में बहस शुरू हो जाती है। तब हैना कहती है कि शायद तुम्हारे पिता ने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तुम लोग एक हो जाओ, लेकिन मैडलिन और सीजे उसकी बात का मजाक उड़ाते हैं। अब इस बीच केम है कि बाहर से कोई भी उनसे संपर्क नहीं कर सकता। सारे कम्युनिकेशन बंद कर दिए गए हैं। घर की खिड़कियों पर बुलेट प्रूफ कांच लगा दिए गए हैं और सारे दरवाजे बंद हैं। इसके बाद चार्ल्स हैना को माइल्स के साथ जाने के लिए कहता है क्योंकि उसे ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हैना कहती है कि मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूँ। उसकी जिद पर चार्ल्स मान जाता है। इसके बाद माइल्स भी वहाँ से चला जाता है। अब हैना के अलावा बाकी सबको ये सब बस एक मजाक लग रहा था। क्योंकि उनका घर बुलेट प्रूफ था तो अंदर आने की हिम्मत कौन करेगा।
हैना कहती है कि अगर इस बात में 1% भी सच्चाई है तो हमें चार्ल्स की सुरक्षा करनी होगी। इस बात को लेकर भाई बहनों में बहस शुरू हो जाती है। तब हैना कहती है कि शायद तुम्हारे पिता ने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तुम लोग एक हो जाओ, लेकिन मैडलिन और सीजे उसकी बात का मजाक उड़ाते हैं। अब इस बीच केमी बेसमेंट में जाती है जहाँ बहुत सारी वाइन रखी हुई थी। तभी उसे वहाँ किसी की आवाज़ सुनाई देती है और कोई साया भी दिखता है। वो डर के मारे ऊपर भागती है, लेकिन दरवाज़ा बंद था। वो बहुत घबरा जाती है। तभी सीजे आकर दरवाज़ा खोल देता है जो उसने मजाक में बंद कर दिया था। केमी काफ़ी घबरा गई थी। दूसरी तरफ ड्रू और हाना चार्ल्स के पास जाते हैं। वो पूछते हैं कि आपको कौन मारना चाहता है। चार्ल्स बताता है कि सालों पहले मैंने एक बिजनेस डील की थी जिसकी कीमत किसी की जान थी। बस यही सब उसी वजह से हो रहा है, लेकिन वो खुलकर नहीं बताते कि उनका दुश्मन कौन है। उधर सीजे जब टेबल पर पूल खेल रहा था तभी उसका ग्लास अपने आप गिर जाता है। ग्लास को देखने के बाद जब वो पीछे मुड़ा तो सारी बॉल्स अपने आप सेट हो गई थी। ये देखकर वो डर जाता है, लेकिन फिर उसे लगता है कि शायद ये उसका वहम होगा। इतने में मैडलिन भी वहां आ जाती है, मगर सीजे उसे इस बारे में कुछ नहीं कहता। हैना और ड्रू केमी को ढूंढ रहे थे। उन्होंने सीजे और मैडलिन को भी बताया कि हमें केमी नहीं मिल रही। उसे ढूंढते हुए वो लोग पूल के पास पहुंचते हैं जहां केमी की लाश देखकर सब घबरा जाते हैं। दूसरी तरफ केमी पूल के पास अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। तभी उसे कैमरे में एक साया नजर आता है, लेकिन पीछे मुड़ने पर वहां कोई नहीं था। वो आसपास देखने लगती है, मगर उसे कोई दिखाई नहीं देता। अब वो स्विमिंग पूल के पास बैठ गई, लेकिन तभी पीछे से कोई आकर उस पर हमला कर देता है। वो उसे घसीटता है और फिर उसके सिर पर वार करके उसे मार देता है, जिससे केमी पानी में डूबने लगती है और उसकी मौत हो जाती है। अब वो सब एक कमरे में आते हैं जहां सीजे ने एक राइफल उठा ली थी, लेकिन चार्ल्स के पास सिर्फ उसकी 2 गोलियां थीं। वो बताता है कि बाकी की बंदूकें ऊपर वाले कमरे में पड़ी हैं। अब वो चारों चार्ल्स से कहते हैं कि वो उस कमरे में रुकें ताकि वे खुद उस कातिल को ढूंढ सकें। वो चार्ल्स से कहते हैं कि जब तक दरवाजे पर उनका फैमिली नॉक न सुने तब तक किसी के लिए दरवाज़ा न खोलें। अब सीजे और मैडलिन को लगता है कि शायद ये एक एक्सीडेंट था क्योंकि केमी ने शराब पी रखी थी, लेकिन हैना को ऐसा नहीं लगता। इस पर मैडलिन और सीजे चिढ़कर कहते हैं कि इस घर में कोई आ ही नहीं सकता। तो हैना कहती है कि हो सकता है हमारे आने से पहले ही कोई घर के अंदर छुपा हो। खैर, अब वो लोग चार्ल्स को इस बारे में बताते हैं। अपनी बेटी की मौत पर वो दुखी था। ड्रू डील के बारे में मैडलिन और सीजे को बताता है। तब चार्ल्स कहता है कि शायद तुम लोग मेरा यकीन नहीं करोगे, लेकिन मुझे मारने के लिए कोई आदमी नहीं बल्कि एक आत्मा आ रही है। सबको ये बात बहुत अजीब लगती है। चार्ल्स हैना से कहता है कि तुमने बिना किसी मतलब के मुझसे वफादारी दिखाई, इसलिए वो केमी की जायदाद का हिस्सा हैना के नाम कर देता है, जो कि $2 अरब है। वहां से निकलने के बाद इन चारों में बहस शुरू हो जाती है। सीजी हैना और ड्रू पर केमी की मौत का इल्ज़ाम लगा देता है, जिस पर ड्रू भड़क जाता है। हैना उन्हें शांत करने की कोशिश करती है। तब मैडलिन कहती है कि तुम दोनों हमसे दूर रहो, और दोनों भाई बहन वहां से चले जाते हैं। अब हैना और ड्रू केमी की लाश को देखने जाते हैं। ये देखकर उन्हें काफ़ी हैरानी होती है कि लाश उस जगह से गायब थी। हैना कमरे में आकर खिड़की तोड़ने की कोशिश करती है। ड्रू के पूछने पर वो कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। इस घर में वाकई कोई है जिसने तुम्हारी बहन को मार दिया। मैं नहीं चाहती कि अगली बारी हमारी हो। ड्रू कहता है कि अगर वो गए तो उन्हें अपना हिस्सा नहीं मिलेगा, लेकिन हैना को पैसों से कोई मतलब नहीं था। उसे बस अपनी जान प्यारी थी। उधर दूसरी तरफ हम मैडलिन को देखते हैं, जो केमी के कमरे में जाकर उसकी चीज़ों को देख रही थी। तभी उसकी नज़र केमी की पेंटिंग पर पड़ती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस पेंटिंग को खुरच रहा हो। मैडलिन बहुत डर जाती है, लेकिन तभी सीजे वहां आ जाता है। मैडलिन कहती है कि काश मैं केमी को वापस ला सकती। मुझे अपनी ज़िंदगी से नफरत है। हम दोनों ने अपनी पूरी ज़िंदगी डैड के लिए गुजार दी, और अब वो हमारे साथ ये सब कर रहे हैं। मैडलिन कहती है कि जब मैं सीनियर ईयर में थी तब मेरी मंगनी हुई थी। डैड ने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि वो लड़का हमारी बराबरी का नहीं था, लेकिन जब ड्रू ने हैना से शादी की तो डैड को कोई दिक्कत नहीं थी। इस पर सीजे कहता है कि केमी को उन दोनों ने ही मारा है। डैड के पागलपन की वजह से उनके लिए हमें मारना आसान हो गया है। वो हमें मारकर इसे भी एक्सीडेंट बता देंगे, और डैड यही समझेंगे कि हमें उस भूत ने मार दिया, इसलिए वो हमें मार दें। इससे पहले हमें ही उन्हें खत्म करना होगा। इसके बाद हम सारी जायदाद आपस में बांट लेंगे। उधर ड्रू और हैना एक एंटीक रूम में जाते हैं जहां बाहर निकलने का एक दरवाज़ा था। हैना वहां से निकलने की कोशिश करती है, मगर वो फंस जाती है। तब ड्रू बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकालता है। तभी वो देखते हैं कि सारे स्टैट्यूज एक ही दिशा में मुड़ गए थे। ये देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं और वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक से लाइट बंद हो जाती है और फिर उनके साथ अजीब अजीब चीज़ें होने लगती हैं।
वो जिस तरफ भी जाते कोई ना कोई स्टैच्यू उनके रास्ते में आ जाता। किसी तरह वो दोनों बचकर वहां से निकल जाते हैं। अब वो दोनों कुछ समझ पाते तभी उन्हें फैमिली नॉक सुनाई देता है। आवाज का पीछा करते हुए वो वॉल्ट में पहुंच जाते हैं। दरअसल ये सब सीजे का प्लान था। वॉल्ट में पहुंचते ही सीजे उसका दरवाजा लॉक कर देता है। कुछ ही देर में अंदर की ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, जिससे वो दोनों मर जाएंगे। अब हाना और ड्रू इस बात से अनजान थे कि उनके साथ ये सब सीजे ने किया है। इसी बीच मैडलिन और सीजे को भी वही नॉक सुनाई देता है। मैडलिन को लगता है जैसे केमी उसे बुला रही है। जब वो आगे जाकर देखती है तो वहां फुटप्रिंट्स होते हैं। तभी एक आत्मा उसे हवा में उठाकर घसीटते हुए केमी के कमरे में ले जाती है। सामने केमी की पेंटिंग लगी थी। मैडलिन पेंटिंग के पास जाकर खड़ी हो जाती है। तभी केमी की आत्मा पेंटिंग से बाहर आकर उस पर हमला करती है और उसके मुंह पर उल्टी कर देती है। तभी सीजे ने केमी पर बंदूक तान दी। वो गोली चलाता है, लेकिन वो गोली केमी की बजाय उसके पीछे खड़ी मैडलिन को लग जाती है। इस तरह उसकी भी मौत हो जाती है। उसकी लाश देखकर सीजे बौखला जाता है। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज़ आती है। जब वो बाहर देखकर वापस आता है तो मैडलिन की लाश भी गायब होती है। उधर वॉल्ट में ऑक्सीजन खत्म होने वाली थी, लेकिन तभी सीजे वहां आकर दरवाज़ा खोल देता है। वो काफ़ी डरा हुआ था। उसने उन्हें बताया कि मैडलिन अब नहीं रही। वो उन्हें समझा नहीं पाया कि कैसे एक अदृश्य शक्ति ने मैडलिन को मार दिया। सीजे उन दोनों से कहता है कि उसके पास एक गोली बची है। वो उस आत्मा से लड़ने जा रहा है। तुम दोनों डैड के पास जाकर पूछो कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से मेरी दोनों बहनें मारी गईं। अब वो दोनों चार्ल्स के पास जा ही रहे थे, लेकिन इसलिए वो लोग चार्ल्स के पास लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं। वो चार्ल्स से पूछते हैं कि आखिर आपने किसे बुलाया था। चार्ल्स बताता है कि मेरे पिता एक बिजनेस डील में अपना सारा पैसा हार गए थे, जिसकी वजह से उन्हें जेल भी हुई। उसके बाद मैंने दोबारा इस एम्पायर को खड़ा किया, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। चार्ल्स उन्हें शैतान मेमोन की एक मूर्ति दिखाकर कहता है कि मैंने एक शैतान से डील की थी, लालच के देवता से। मुझे पैसा और ताकत चाहिए थी और बदले में मेमोन को एक आत्मा चाहिए थी। इसीलिए मैंने उससे सौदा किया। वो मेरी 75वीं सालगिरह पर मेरी आत्मा ले जाएगा, लेकिन तुम्हारी माँ के मरने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अभी मुझे और जीना है, मुझे बहुत कुछ करना है। इसलिए मैंने मामन से एक नया सौदा किया। मेरी जिंदगी के बदले मेरे बच्चों की जिंदगियां। 12 बजे से पहले उसे मेरी वंशजों को खत्म करना होगा। ये कहकर वो बंदूक निकालता है और ड्रू के सिर में गोली मार देता है। इस तरह उसकी डील पूरी हो जाती है, लेकिन वो हैना को भी जाने नहीं देगा, क्योंकि उसने ये सब अपनी आंखों से देख लिया था। इसलिए अब चार्ल्स उसे भी मारने की कोशिश करता है। हैना किसी तरह वहां से भाग जाती है। बाहर उसे सीजे की राइफल मिलती है, जिसमें सिर्फ एक गोली बची थी, जिससे उसे 12 बजने से पहले चार्ल्स को मारना था। दोनों के बीच काफी लड़ाई हुई और अंत में हाना ने किसी तरह चार्ल्स को गोली मार दी। मरने से पहले चार्ल्स कहता है कि अगर मैं मर गया तो तुम्हें कोई जायदाद नहीं मिलेगी। इस पर हैना रोते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। 12 बजते ही मामन तुम्हारी आत्मा लेने आ जाएगा। तब चार्ल्स हैरान होकर कहता है कि उसकी डील पूरी हो चुकी है। तभी हैना बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, यानी उसके वंश का आखिरी सदस्य उसके पेट में जिंदा है। उसके 75वें जन्मदिन पर वो और ड्रू उसे यही खुशखबरी देने वाले थे। ये सुनकर चार्ल्स चौंक जाता है। हैना वहां से निकल जाती है और फिर हम देखते हैं कि मैमन चार्ल्स के पास आता है और यहीं पहली बार हमें उसे दिखाया जाता है। फिर वो चार्ल्स की आत्मा को अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह माइल्स घर का दरवाज़ा खोलता है। बाहर आने पर हैना बताती है कि सब मारे जा चुके हैं। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है। अब सारी जायदाद हैना को मिल चुकी है और हो सकता है कि उस शैतान से किया गया सौदा आगे भी उसे परेशान करे, मगर अभी के लिए वो जिंदा है। और इसी के साथ इस फिल्म का अंत होता है। हर तरफ लाइट्स बंद होने लगती हैं, इसलिए वो दोनों एक कमरे में छुप जाते हैं। वहां उन्हें एक और खुफिया कमरा मिलता है, जिसमें शैतान को बुलाने की कई किताबें रखी थीं, यानी वहां पर शैतान को बुलाने के लिए रिचुअल्स किए गए थे। उधर दूसरी तरफ सीजे को वह आत्मा डरा रही थी। तभी केमी उस पर हमला करके उसे नीचे गिरा देती है, जिससे उसकी कमर टूट जाती है। तभी मैडलिन की आत्मा वहां आकर सीजे को गले लगाती है और उसका सारा खून पी जाती है, जिससे उसका शरीर पूरी तरह सूख जाता है। उसकी चीखने की आवाज सुनकर ड्रू और हैना वहां दौड़ते हैं, लेकिन तब तक उसकी लाश गायब हो चुकी थी। अब वो समझ जाते हैं कि सीजी भी मारा जा चुका है। अब वो दोनों वहां से भागने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन आत्मा अब उनके पीछे लग चुकी थी,